नमस्कार मित्रों, शिक्षा तुरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तुरु के साथ में आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। आज हमारे साथ नई दिल्ली से हमारी मेहमान जुड़ी हुई हैं, श्रीमती अमनप्रीत पासी जी। श्रीमती अमनप्रीत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू दर्शकों सो हमारी मच। थैंक यू मैम। दर्शकों, हमारी मेहमान 2010 बैच की आईआरएस ऑफिसर हैं और नई दिल्ली में एज ए जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स पदस्थापित हैं। लेकिन जो इनकी सबसे खास बात है, ये अपने काम के अलावा सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के रुचि लेती हैं और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इन्होंने पूरे देश में 17 राज्यों में 12.5 लाख महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने का कार्य करवाया है इन्होंने अपने और बहुत सारे समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर। लोग इनको प्यार से पैड वुमेन भी कहती हैं। मैडम, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू आज रौनक जी। आज हमने मैम से परिचर्चा करने के लिए अपनी वरिष्ठ सदस्य श्रीमती बबीता कोमल जी को आमंत्रित किया है, जो हमारे साथ नलबारी असम से जुड़ी हुई हैं। बबीता जी हमारे साथ नलबारी असम से जुड़ी हुई हैं। आज खास परिचर्चा के लिए मैंने उनको बुलाया है मैम से बात करने के लिए। बबीता कोमल जी हमारी सलाहकार हैं और नॉर्थ ईस्ट की जानी मानी साहित्यकार हैं। बबीता जी, पूरा कार्यक्रम आपके हवाले करता हूँ। ओवर टू बबीता जी। नमस्कार रौनक जी, शिक्षा तरु का आभार व्यक्त करूंगी और ये तो मेरा अपना मंच है, मैं इसकी सदस्य हूँ और आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे हमारी आदरणीय अमरप्रीत पासी जी मैम का इंटरव्यू लेने के लिए या उनसे कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रणाम करती हूँ मैम आपको। प्रणाम बबीता जी, कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ मैम, एकदम। आपके बारे में हमने जितना सुना है, जितना जाना है और आपके इतने सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं, जिस दिन हमें पता चला कि केवल पेडमैन मूवी ही नहीं चल सकती है, हमारे यहाँ पेड वुमेन हकीकत में कोई बन के दिखा सकता है, तो आपके इस जज्बे को, इस जोश को मैं सबसे पहले सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ। शिक्षा त्रु परिवार के मंच से मैं नमन और आभार उन सारी महिलाओं की तरफ से आपका व्यक्त करती हूँ जिनके लिए आपने ये कार्य किया है, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है लेकिन हम छोटी चीजों को भूल जाते हैं। उस छोटी सी चीज को आपने, जैसे हम कहते हैं ना, राई से पहाड़ बनता है। राई का पहाड़ तो हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव सेंस में लेने चाहूंगी कि आपने राई 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 को जोड़ के एक पहाड़ बना दिया है और वो पहाड़ ऐसा है जो पूरे देश की महिलाओं को काम आ रहा है। हम वहां तक आपके साथ जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन वहां तक जाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा परिचय, जो कि हम सबको मालूम है कि आप आईआरएस ऑफिसर है, अभी आप जॉइंट कमिश्नर के पद पे कार्यरत है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का जो आपका सफर रहा है, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है या आपका जो भी होम टाउन जो है आपका और जहां से आपने ये सफर किया है, मैं उसके बारे में आपसे पहले कुछ जानना चाहूंगी। शिक्षा तरु का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं लोगों से जुड़ पाऊं और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाऊं। थैंक यू बबीता जी, आपका भी। और मैं लुधियाना से, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन फ्रॉम लुधियाना। एजुकेशन भी मेरी वहीं से रही है। मेरे पेरेंट्स सरदार यशपाल सिंह जी एक पंजाब के गांव से हैं, बिलगा, जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है। और पापा का रूरल बैकग्राउंड था, एक गांव से उठ के ही वाज एसडीओ इन पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन। ही रिसेंटली रिटायर्ड। और जो मेरी मदर थी, लेट श्रीमती परमजीत कौर, उनके फादर भी ही वाज डीएसपी, ही वाज सुप्रीडेंट जेल, सरदार अनोख सिंह जी। और उनकी मदर होम मेकर थी। मम्मा मेरी सुप्रीडेंट जेल थी, वेल एजुकेटेड। एंड मेरे दोनों पेरेंट्स देवर, पापा फुटबॉल प्लेयर थे, मम्मी हॉकी प्लेयर थी। मैं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉकी प्लेयर रह चुकी हूँ। और हम तीन भाई बहन हैं। फादर मेरी, आई लॉस्ट माय मदर इन 2000। पापा ने रीमैरिज की और जो अभी मम्मी है, शी इज वेल एजुकेटेड और वो भी एएमओ है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में। और मैं बताऊंगी इस आगे चर्चा में कि हाउ उन्होंने मेरा पूरा पंजाब चैप्टर मेरी मदर ने कैसे संभाला। और अब मैं हूँ, मेरे दो भाई हैं, दोनों ट्विंस हैं। और जैसे कि पंजाब के लोग चाहते हैं कि एक बच्चा हमारा फॉरेन में जाए, तो एक भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया में आर्मी में है, ऑस्ट्रेलियन आर्मी में सर्व कर रहा है। द अदर भाई जो छोटा है वो उसमें अब ही इज अ बिजनेसमैन। हस्बैंड है मेरे, ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन। 7 साल की बच्ची है। एंड एक छोटा सा परिवार है। वैसे तो कहते हैं कि अगर आपने सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया तो आप अपने परिवार के नहीं रह जाते, आप देश के हो जाते हो। तो कहने को अगर है, आप सब मेरे परिवार के ही सदस्य हो और भारत की बेटी हूँ मैं।
बिल्कुल बिल्कुल, सच में आपका ये जो जज्बा है, उस जज्बे को मैं एक बार फिर सलाम करती हूँ। मैं आपने जैसे सिविल सर्विस की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको सिविल सर्विस में आने की प्रेरणा कैसे मिली, क्योंकि ये वो फील्ड है जहां मुझे लगता है कि भारत का हर एक नागरिक आना चाहता है, हर कोई यहाँ आके देश की सेवा करना चाहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में जाना है, सुना है कि आपने बचपन से ही, जब आप क्लास 2-3 में पढ़ा करती थी, तब से आप में ये जज्बा था। तो मैं चाहूंगी कि आप उस बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत बताएं कि आप में कैसे ये भावना आई। एक्चुअली बबीता जी, घर में देखते थे तो मम्मी, मैंने बताया जैसे सुप्रीडेंट जेल थी, तो मतलब एक जेल के हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो माय मदर ऑलवेज वांटेड के, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बच्चे में प्रतिभा है, मैं टॉपर थी, बहुत शार्प चाइल्ड थी, एंड आई वाज एन ऑलराउंडर, एकेडमिक्स हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, कुछ भी हो। तो पेरेंट्स ने बताया कि सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, बड़ा अच्छा एग्जाम है। और जब देखती थी कि अम्बेसडर जा रही है, लाल बत्ती लगी हुई है, तो पूछती थी इसमें कौन बैठता है, तो पेरेंट्स बताते थे कि ये यूपीएससी क्लियर करके ना तो आप कलेक्टर बन सकते हो, डीसी बन सकते हो। और लुधियाना में जो डीसी की कोठी थी, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जब भी निकलते थे तो कहते थे एक दिन ये घर होना चाहिए, ये वाली सिविल सर्विसेज में जाना है। और क्योंकि आई एम 90s का बच्चा हूं मैं, तो उन्होंने 90s में क्या होता था, दो ही चीजें होती थी, नहीं तो आपको डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है। तो तीसरा शायद किसी ब्रिलियंट बच्चे को बताया ही नहीं जाता था। तो आई हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं थर्ड में थी, और जब नई नई क्लास शुरू होती है तो हर टीचर पूछती थी कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो वहां बच्चों को पहले तो सवाल ही समझ नहीं होता था कि बड़े होके हमने बनना क्या है। तो तब बच्चों ने कहा कि पायलट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि आई वांट टू जॉइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो तब टीचर ने एकदम से खड़ी होगी और पूछा कि डू यू नो व्हाट डज इट मीन। तो मैंने कहा हाँ मैम, यूपीएससी एग्जाम होता है, वो क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद यू जॉइन द सर्विसेज। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो उनके दिमाग में कहीं चीज चलेगी। आफ्टर 2-3 डेज, तो हमारा, क्योंकि जो स्कूल था रोज गार्डन के साथ था, तो बहुत हरियाली थी और छोटे छोटे जीव जंतु आते रहते थे। तो एक दिन क्लास में एक कॉकरोच आ गया। तो कॉकरोच को देख के मैं एकदम से चिल्लाई और दोनों पैर करके अपने ऊपर बैठ गई। तो मैडम ने कहा कि अच्छा, बनना आईएएस से और डरना कॉकरोच से है। तो मैंने कहा मैम, जब यूपीएससी क्लियर करके जब आईएएस बन जाऊंगी ना, तो पूरा जिला प्रशासन होगा ऐसे 100 कॉकरोचों का ध्यान रखने के लिए। तो मैम स्टूड अप एंड वेरी गुड, क्लैप्ड। वेरी गुड। और जब थैंक यू। और जब ये हुआ तो फिर उसके बाद शाम को मैडम ने 2-3 टीचर्स को बताया होगा स्टाफ रूम में जाके। तो वैसे ही पासिंग बाय, तब क्योंकि प्रिंसिपल और ये सब आपको रास्ते में मिल जाते थे, तो माय प्रिंसिपल सेड ओके, तो यू आर गोइंग टू जॉइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो मुझे अभी भी याद है, हमारे प्रिंसिपल RS गरेवाल सर होते थे। तो मैंने कहा, मैं गुजरांवाला गुरु नानक पब्लिक स्कूल लुधियाना में वहां से पढ़ी हुई हूँ। तो मैंने तो स्माइल देके, मैं छोटी थी तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो जब बन जाएगी ना डीसी, तो यहाँ पे ना रिबन कटवाऊंगा तुझसे। तो मैंने कहा कि ओके सर। एंड व्हेन आई क्लियर द एग्जाम, जब न्यूज़पेपर्स में आया, माय प्रिंसिपल ही रिटायर्ड, उन्होंने स्कूल वालों को बताया कि हमारे स्कूल की बच्ची है, एंड ही रिमेम्बर्ड द इंसिडेंट। तो इन्होंने कहा कि मुझे इससे रिबन कटवाना है, एंड ही वाज आल्सो ग्रेट। इनवाइटेड। आई वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ माय स्कूल, और दिस वाज इन 2010। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे बड़ा सम्मान मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकता कि जहां हमने पढ़ाई करी है वहीं जाके अगर हम चीफ गेस्ट की तरह हम जाएं, और हमारे वो प्रिंसिपल सर जिनसे हम पढ़े हैं उन्हें वो इंसिडेंट भी याद रहे और वो हमें उतना रेस्पेक्ट दे। सच में ये मुझे लगता है बहुत बड़ी हमारी जीवन में कमाई हुई दौलत होती है। अब मैं हमारे शिक्षा ध्रुव के मंच पे हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मैं रौनक जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे उन सबको हमारे इस प्रोग्राम में लें और हमारी मैम से उन सबको मिलाएं। ओवर टू रौनक जी। जी बबीता जी। मैम, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं और दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। ये दर्शक ये हैं जिनके कारण हम उत्साह से भरे होते हैं और हमारा कार्यक्रम सफल होता है। मैं चाहता हूं अपने कुछ दर्शकों के जो विचार हैं, जो उनका अभिवादन है, मैं स्वीकार करूं। आप उनको मैम एक बार अपना अभिवादन दे देंगे। हमारे साथ नई दिल्ली से कुमुद रंजन झा जुड़ चुकी हैं, आपको नमस्कार कह रही हैं। हमारे साथ कुमुद जी नमस्कार। जी, हमारे साथ आशीष वर्मा जी जुड़े हुए हैं नागपुर से, वो गुड इवनिंग मैम कह रही हैं। मंजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से,
वेरी गुड इवनिंग सर एंड मैम, मोस्ट वेलकम। ललित गोयल जी जुड़े हुए हैं और इन्होंने लिखा है कि गुड टू सी यू दीदी। राजू मनियार जी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, इन्होंने लिखा है धन्यवाद, वेलकम मैम। शीतल सिन्हा जी पटना से जुड़ी हुई हैं, गुड इवनिंग मैम एंड हार्दिक स्वागत है आपका, इन्होंने लिखा है। अनूप ठाकुर जी बंगाल से जुड़े हुए हैं, मोस्ट वेलकम मैम। शंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राउर केला से, इन्होंने लिखा है कि आदरणीय मैम आपको सत सत नमन। सुनीत गोयल जी लिख रहे हैं उत्साह से जय हो। रोशन शिवप्रिया जी आपका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम मैम। आशीष दास जी सुपौल से है, वेलकम मैम कह रही है। और मीनाक्षी अली जी अहमदाबाद से, इन्होंने आपका स्वागत किया है। बबीता जी फिर हम लोग अगले चरण में और सारे दर्शकों को लेंगे। मैम एक बार आप अभिवादन कर दें हमारे सारे दर्शकों का। आप सबको मेरी बहुत प्यार भरा नमस्कार और कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग। आप ही हमारा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए। और जो अभी हम 17 राज्य में पहुंचे हैं, अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो पूरे देश भर में ये मुहिम एक कामयाब रूप लेके रहेगी। और जो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, ये एक रेवोल्यूशन बनने में अब देर नहीं है। आइए परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फिर से अब कार्यक्रम की बागडोर बबीता जी को देते हैं। बबीता जी ओवर टू यू। थैंक यू रौनक जी। जैसा कि मैम अभी आपने बताया कि हम 17 राज्यों में अभी तक पहुंचे हैं और इसी तरह से हमें पूरे देश को कवर करना है, तो मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि किस तरह से मैम 17 राज्यों में पहुंची है या किस चीज को लेके पहुंची है। ये ऐसा विषय है जहां आज भी हम हमारे घर में हमारे भाई से, हमारे बेटे से कहने में कतराते हैं। उस विषय को पूरे देश में फैलाना या पूरे देश के स्तर पे चर्चा करना, और ये विषय है सैनिटरी पैड से जुड़ा हुआ, जिसका नाम भी लेने में आज भी हमारे भारत की महिलाएं हम कतराते हैं। और उस विषय के साथ मैम पूरे देश में पहुंची है, तो मैं चाहूंगी इस बात के लिए हम जहां भी से भी प्रोग्राम देख रहे हैं वहीं से मैम को इतनी सारी तालियां दे कि ये पूरे देश में जो इन्होंने किया है उसकी गूंज सब जगह फैले। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी। दूसरी बात मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतना संवेदनशील मुद्दा है, इतना गंभीर ये विषय है, क्योंकि मैं भी अक्सर देखती हूँ, हम भी जब छोटे थे तब से मैं देखती आई हूँ, या आज भी हम देखते हैं कि यहाँ तक कि हमारे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी एक ब्लैक पॉलिथीन के अंदर डाल के हमें सैनिटरी पैड देते हैं। नाम लेने में हम झिझकते हैं, बात करने में हिचकिचाते हैं। उस विषय को आपने इतना ब्रॉड जो बनाया है और इतनी जरूरी जो आवश्यक चीज है, जो मैं ये कहूंगी पुरुष ही नहीं, मैं ये कहूंगी कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं इतनी अवेयर इसके लिए नहीं है। उन्हें भी लगता है कि वो सिंपल सा कपड़ा काम में लेके, या फिर मैंने कहीं कहीं देखा है कि कुछ महिलाएं राख तक का इस्तेमाल इसके लिए करती है, या कभी कहती है कि हम पत्ते काम में ले लेते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज जो उनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो कैसे आपके कैसे ये विचार आया कि आप इस फील्ड में समाज सेवा करें या इस फील्ड को इतना आगे बढ़ाए कि आज लगभग आप 17 राज्यों को कवर कर चुकी है। मैं इस बार आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी, ये मैं आपसे जानना चाहूँ। बबीता जी देखो, ये चीज बीइंग एजुकेटेड वुमेन, क्योंकि आई एम वर्किंग वुमेन, तो घर में आपके आपके बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं। जैसे मेरे घर में भी बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। तो जब लॉकडाउन भी शुरू हुआ तो छोटी छोटी समस्याएं सामने आनी शुरू हुई। जैसे मेरी अपनी एक हेल्पर ने कहा कि दीदी हमारे यहाँ ना किसी केमिस्ट शॉप पे हमें पैड्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी पहले भी इनसे बातचीत होती रहती है। तो तब तो मैंने कहा, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं पहुंचा देती हूँ, तो किसी न किसी की तरह पहुंचाया। और तब देखा जब कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया तो पूरे हमारे देश में स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो गए, और बच्चियों की जो ये फ्री सप्लाई थी या सब्सिडाइज सप्लाई थी सैनिटरी पैड्स की, ये इनको किसी कारणवश मतलब मिलनी बंद हो गई। और बिल्कुल हमारा देश अभी भी ऐसा है कि बहुत सी लड़कियां अपनी मदर को तक को बताने में हिचकिचाती हैं कि मम्मी मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, जब पीरियड्स आ गए हैं, या मेरी ये नीड है। बहुत बार किया जाता है कि घर की राशन की लिस्ट में उनको लिख के दे देते हैं, या जब हम रास्ते में कहीं जाती है लड़की तो वो कागज पे लिख के दे देती है और फिर ले आती है। अपनी पॉकेट मनी सेव करते हैं कि हम जाके जब जाएंगे तो खरीद लाएंगे। और जब राशन बंटना शुरू हुआ, मास्क बंटने शुरू हुए, सैनिटाइजर बंटने शुरू हुए, तो कहीं भी ये चीज सामने नहीं आई कि भी किसी ने ये सैनिटरी पैड भी बांटे होंगे। एंड देयर वर सम मेनी न्यूज कमिंग। एक राजस्थान से न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई कि बच्चियों ने प्रशासन को लिखा है कि हमें खाने के साथ और चीजों के साथ क्या हमें सैनिटरी पैड भी पहुंचाए जा सकते हैं। और तब लॉकडाउन को लगे हुए शायद 15 दिन हो चुके थे और फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी। जब इनिशियली लॉकडाउन में सैनिटरी पैड्स को शायद असेंशियल कमोडिटी लिया नहीं गया था,
सब्सिक्वेंटली फैक्ट्रीज खुली और क्योंकि हमें पता था कि अगर हमारे जैसे हम अर्बन एरियाज में रहते हैं तो यहाँ पे इन चीजों की दिक्कत है खरीदने में, और जहां से मिल रहा था वो उतने प्राइसेस इतने हाई को गए थे कि आम जनता के लिए जो हम कहते थे कि ये लग्जरी की चीज नहीं है, तो उस टाइम तो ये लग्जरी की चीज बन गई थी। और जब माइंड में ये सोच रही थी तो ऐसी मेरी फ्रेंड है प्रियल भारद्वाज, जिन्होंने ये कोविड के टाइम पे ये फीड माई नोएडा करके एक संस्थान है उनसे जुड़ी हुई थी, और नोएडा में ऑलरेडी ये राशन ही बंटवा रहे थे। तो इनके दिमाग में आया तो इन्होंने अपने प्राइवेट फंड से पैड्स खरीदे और जो माइग्रेंट लेबर थे इनको बांटने शुरू किए। तो एक दिन ये ऐसे ही नोएडा की तरफ आई तो इन्होंने कहा, उस दिन रोजों का टाइम था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे ड्राइवर जो है मेरा नूर, वो मेरे साथ था। और नूर 5:30 बजे हुए थे तो प्रियल की कॉल आई कि मैंने सैनिटरी पैड बांटने हैं, मेरे साथ चलोगे? एंड वी जॉइंड। और जब वहां पे पहुंचे तो 150 के करीब वहां पे उस दिन 3-4 साइट्स थी जहां बांटने थे। तो पहली साइट में जहाँ पे 150 के करीब औरतें थी, जब प्रियल ने उनको लेक्चर देना शुरू किया तो उन्होंने पूछा कि आप में से कितनी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड यूज करती हैं। तो बबीता जी, इट विल बी वेरी हार्ड टू बिलीव कि नोएडा से ही सटता हुआ ये गांव है, और इतना हम कह रहे हैं कि इट इज अ वेरी वेल डेवलप्ड, नोएडा को हम वन ऑफ द स्मार्ट सिटीज भी कहते हैं। और यहाँ की महिला 70% महिलाओं ने कहा कि हम आज पहली बार सैनिटरी पैड यूज करेंगी। हमने पूछा कि आप जानती हैं ये क्या चीज है? उन्होंने कहा कि हाँ हम जानते हैं, बहुत महंगी चीज है मैडम, ये अमीरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो हमने पूछा आप क्या यूज करती हैं? तो आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा कि हम मैडम कपड़ा यूज करती हैं और इसमें राख लगाती हैं। तो उसमें से कई महिलाओं ने कहा कि मैम लॉकडाउन के कारण जो हमारे, क्योंकि हमारी वो हम खरीद नहीं पा रही थी, हमारा रोजगार चला गया। ये महिलाएं वो थी जो ब्रिक किल्न वर्कर्स, जो ईंटों की भट्टियों में काम करती थी। तो इन्होंने कहा कि मैडम हम तो घर के लिए कमाती भी हैं लेकिन हमारा रोजगार चला गया, अब हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। तो इन्होंने जो अपने पुराने यूज्ड वाले कपड़े थे उनके इन्होंने पैड बनाए थे 1 महीना पहले। तो इन्होंने कहा कि मैडम हम वो यूज करें। और जब हमने इनको पैड्स दिए, पैड्स बांटे, तो इनमें से कई बहुत बूढ़ी महिलाएं भी थी। तो मैंने कहा कि आप अम्मा क्या करोगी इसका? तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे घर में जो बहू बेटी है ना, मैं उसको दे दूंगी। तो मैंने कहा कभी आपने यूज किया? तो कहते कि नहीं, अब तो जैसे हमारा बंद हो गया, हमें पीरियड्स आने बंद हो गए, माहवारी आनी बंद हो गई, हमने तो जिंदगी भर कभी यूज ही नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां यूज करें। तो ये दैट वाज द डे जब हम घर वापस आए। तो हस्बैंड ने पूछा कि क्यों लेट हो गई, तो उनको बताया कि आज ये करके आई हूँ। और नूर को बोला कि नूर भाई तेरा तो वो रोजे का नमाज का टाइम चला गया, आई एम सॉरी। तो उसने कहा कि मैम नमाज का, रोजे रखने का जो मतलब होता है वो यही तो होता है, और आपने जो आज मेरे हाथ से ये करवा दिया तो मैम आज तो अल्लाह बहुत खुश हुए होंगे। तो उस दिन बहुत भावुक भी हुई और दिमाग में ये चीज बैठ गई। और घर पे आके प्रियल मैम को मैंने कॉल की और मैंने कहा कि थैंक यू, मुझे लग रहा है कि हमें इस मुहिम को सिर्फ नोएडा या दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको और भी राज्यों तक लेके जाना चाहिए। बस वो एक धीरे 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 करते लड़ी बनती गई, कारवां जुड़ता गया। और प्रियल मैम, मैं और बाकी सारे जितने भी हम लोग थे, हमारी फैमिलीज थी, हम इसको लेके 17 राज्यों में पहुंच गए। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि 17 राज्यों में आप पहुंचे कैसे? एक तो लॉकडाउन था, और भारत कोई छोटा देश है नहीं, भारत बहुत बड़ा देश है, हर एक राज्य एक दूसरे से इतनी दूरी पे है। जैसे मुझे पता चला कि आपने नॉर्थ ईस्ट में भी फील्ड में काफी अच्छा काम किया है, तो कहाँ दिल्ली और कहाँ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। फिर भी आप यहाँ तक पहुंचे, तो आप किस तरह पहुंचे? ये जर्नी आपने कैसे तय की इतने कम समय में इतने राज्यों में पहुंचने की? जैसे कि मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम 2010 बैच। तो हमारे बैच के जितने भी ऑफिसर्स थे, तो हमारा एक बैच का व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो जिस दिन मैं डिस्ट्रीब्यूट करके आई तो उस दिन मैंने ग्रुप में डाला कि आई हैव डन दिस। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी फ्रॉम द बैच अप्रिशिएटेड, और इन्होंने कहा कि हाँ ये एक चीज है जो शायद एडमिनिस्ट्रेशन से या बहुत सी जगह पे ये एक चीज छूट गई है। एंड जो हमारी फिर बैच की जो लेडी ऑफिसर्स थी, उन्होंने कहा कि वी थिंक दिस शुड बी डन अक्रॉस द कंट्री। तो उनसे इतना प्रोत्साहन मिला। और उस टाइम 28 मई को इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आने वाला था।
तो एज अ बिगनिंग मैंने इनको कहा कि आप मुझे एक मैसेज ऑफ सपोर्ट लिख के भेज सकते हो। प्रियल मैम की जो संस्था है संगनी सहेली, तो मैंने कहा कि इसी संस्था के साथ मैं जुड़ी हूँ और इसी संस्था के साथ मुझे आगे लेके जाना है इस मुहिम को। तो आप इस संस्था के लिए, प्रियल मैम के लिए, मेरे लिए एक मैसेज ऑफ सपोर्ट लिख के भेज सकते हो। तो फ्रॉम ऑल अक्रॉस द नेशन जितनी भी मेरी बैचमेट्स थी, कुछ सीनियर्स को जब पता लगा, कुछ जूनियर्स को पता लगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स सब आगे आए, सब ने मैसेज ऑफ सपोर्ट भेजा। और फिर मैंने बीच में सोचा कि क्यों ना 28 मई को ही सबसे बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो वहां पे विभिन्न राज्यों में, जैसे जब मैंने घर पे बताया, तो जो पंजाब चैप्टर था वहां पे लुधियाना में मेरे अपने पेरेंट्स ने अपने घर के पास पहले दिन 450 से 550 औरतों को बांटे। गगन कुंद्रा थोरी हैं जो IRS है, ये संगरूर में पोस्टेड थी, इनके हस्बैंड तब DC संगरूर थे। तो इन्होंने 20,000 सैनिटरी नैपकिन सिर्फ संगरूर में बांटे। पटियाला में आरती वर्मा है, जिनको मुझे गगन ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आरती वर्मा ने पटियाला में इस मुहिम को रिमोट से रिमोट एरियाज में पहुंचाया। हमारे लुधियाना के IPS ऑफिसर हैं मधुर वर्मा जी, जो कि DIG है, अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड है। तो इन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क। तो मैंने इनको लिखा कि सर क्यों नहीं आप इसको अरुणाचल प्रदेश में भी करते हैं। तो ही सेड व्हाई नॉट। तो अरुणाचल प्रदेश में जो असम में मेरे बैचमेट पोस्टेड हैं, जैसे मैंने बताया जो गुवाहाटी में क्वारंटीन सेंटर है, तो वहां पे रॉकटिम सैकिया हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, जो बाकी IRS ऑफिसर्स थे, उनकी हेल्प से हमने असम में क्वारंटीन सेंटर में सप्लाईज पहुंचाई। असम के जो रूरल एरियाज थे वहां पे पहुंचाई। जो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी एरिया था, रॉकटिंग ने हमें वहां पे मैन्युफैक्चरर्स थे जो सब डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे मिलवाया, उनके थ्रू हमने नॉर्थ ईस्ट में बंटवाया। और जो बंगाल में जब अम्फान आया, तो ऑलरेडी जो हमारे वहां पे बैचमेट्स पोस्टेड थे, होल ऑफ द बैच जो 10 से 12 लोग जो वहां पोस्टेड थे, तो इन ये ऑलरेडी वहां पे उनके टेम्परेरी हाउसेस बना रहे थे, उनको राशन पहुंचा रहे थे। तो वहां पे निवेदिता प्रसाद, जिन्होंने आज भी बंगाल में एक छोटे से स्लम एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन आज ही वो करके आई हैं, तो उन्होंने, और अतुल पांडे जो हैं IRS वहां पे, तो इन्होंने जो सुंदरबन के जो रिमोट आइलैंड्स तक भी थे, बाली आइलैंड्स तक, जहां पे सब कुछ बह गया था, तो वहां तक भी इन्होंने हमारे मतलब सैनिटरी पैड्स राशन के साथ बंटवाए। तो अतुल पांडे जी को मैं जब से एकेडमी में थी, मैं तक से उनको 10 साल हो गए राखी बेचती हूँ जहां भी पोस्टेड हो। तो मैंने अतुल को पूछा कॉल करके कि तब भी अभी भी जब राखी आने वाली थी कि मुझे गिफ्ट चाहिए राखी का, तो उसने कहा क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि वो जो सुंदरबन का आइलैंड है ना जहाँ पे तू घर बनवा रहा है, तो वहां पे ये सैनिटरी पैड पहुंचा। तो उसने कहा कि मतलब आज जो राखी का कर्ज है मैं अदा करूंगा। और उसने वहां पे जब पैड्स पहुंचाए, एंड एज अ गिफ्ट टू मी ही सेंड मी द वीडियोस ऑफ द वुमेन जिन्होंने वो रिसीव किए पैड्स। एंड बबीता जी, जब वो वीडियोस हम आज भी देखते हैं तो आपका दिल मतलब इतना पसीज जाता है वो वीडियोस देख के। वो लेडीज जब लेडीज जब पकड़ रही हैं तो हंस रही हैं, और वो उन्होंने वहां की जो वॉलंटियर्स थी उनको बताया कि दीदी हमारे पास तो कोई सूखा कपड़ा भी नहीं था कि जिसका हम पैड भी बना पाए। तो वो चीज तो आप छोड़ ही दो कि हम कपड़ा यूज करती हैं, हम क्या हाइजीनिक कुछ यूज कर लेंगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो एक सूखा कपड़ा भी नहीं था। एंड इमेजिन, जब उन औरतों के पास हम सैनिटरी पैड हमने पहुंचा दिए, तो ये तो उनकी बियॉन्ड इमेजिनेशन था। तो हमने कहा कि अब पूरे बंगाल में, अम्फान में, जहां जहां ये चीज नहीं पहुंची है हम पहुंचाएंगे। हैदराबाद में मेरे बैचमेट पोस्टेड हैं सुरेश बाबू, उनकी वाइफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखती हैं। तो उन्होंने जितने भी वहां पे रिमोट एरियाज थे, छोटी छोटी बस्तियां थी, वहां पे पहुंचाए। अतुल पांडे ओरिजिनली ही इज फ्रॉम बस्ती, यूपी का गांव है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इधर सुंदरबन में कर दिया, मैं यूपी में भी करवाना चाहता हूँ। तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने देखा, वहां उनसे कांटेक्ट किया। तो बस्ती के जो DC थे उन्होंने वहां पे हमारी हेल्प की। कंटेनमेंट जोन्स थी उस टाइम वहां बंटवाने में। और अंकिता सिंह हैं जो यूपी में अयोध्या में, उनके हस्बैंड IPS पोस्टेड थे, SP थे, एंड अंकिता हर्षल वाज इन लखनऊ। तो अंकिता ने लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूट करवाए, मेरी अपनी बैचमेट थी अदिता अदिता और उनकी मदर ने मिलके लखनऊ में बंटवाए। एंड फिर हरियाणा में मेरे अपने इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर और उनकी वाइफ, उन्होंने मूर्थल से लेके सोनीपत तक बाय रोड जितने भी स्लम झुग्गी थी, झोपड़ियां थी, मूर्थल से लेके सोनीपत तक वाला एरिया, वो कितना लंबा एरिया है,
वहां पे रुक रुक के हर एक औरत को, हर एक नीडी लड़की को उन्होंने ये प्रोवाइड किया। फिर एक मेरी बैचमेट पलवल में पोस्टेड है, उन्होंने वहां पे दिया। हरियाणा में नरनौल में एक और हमारा इंस्पेक्टर है, तो उसने कहा कि मैडम मैं इस मुहिम को अपने गांव में, निशांत है उसका नाम, कि मैडम मैं नरनौल में लेके जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, हम, मैं भी गई फिर उसके साथ, क्योंकि मुझे लगा कि गांव वाला एरिया है और दिल्ली से सटता ही है तो आई कैन गो। तब थोड़ा लॉकडाउन खुल गया तो मैं नरनौल में गई, मैंने वहां पे बांटा। अभी रिसेंटली जलंधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से गगन थोरी जो मेरा अपना अंसेस्ट्रल विलेज है, जो मैंने बताया था बिलगा, जहाँ पापा की एजुकेशन हुई, तो वहां पे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को जोड़ा और मेरे गांव से शुरुआत की कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन और पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया जाए। तो मतलब बबीता जी, ऐसे ऐसे धीरे 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 लिंक बढ़ता गया और सबने सपोर्ट किया। कि कई लोगों ने कहा कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। हम मोस्टली लोगों को कहते थे कि आप हमें, यू सेंड अस फंड्स, आप हमें फंड सेंड करो और हम आगे, यहाँ हमें आप पैड्स हमें दे दो और हम पैड्स को आगे बंटवाएंगे। जैसे अभी एक जम्मू से हमें बड़ा ब्यूटीफुल स्टोरी है जम्मू की। उर्दू के टीचर हैं जावेद वानी, उनसा मेरे उन्होंने मुझे फेसबुक पे सेंड किया कि मैडम मैं आपके पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चलाई है, तो जम्मू के बारे में नहीं सोचा आपने? तो मैंने कहा बेटा यू आर यंग और यू शुड डू दिस। तो उन्होंने कहा कि मैम कैसे? तो हमने कहा कि हम आप तक पैड्स पहुंचाएंगे, यू आइडेंटिफाई द एरिया और फिर हम इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जावेद वानी ने, जो इनके फ्रेंड्स थे, जो इनके जीजा थे, आई स्टिल रिमेम्बर, वो उस टाइम कोविड पेशेंट्स की सैंपलिंग कर रहे थे। तो हमने इनके जीजा को इन्वॉल्व किया एंड ही वाज द फर्स्ट मेल मेंबर ऑफ संगनी सहेली जिन्होंने कुछ अवेयरनेस भी क्रिएट की और वहां पे लेडीज को पैड भी बांटे। और वहां सान्या खान करके हमारी वॉलंटियर है, जो डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां पे शी इज ऑन गुड पोस्ट। तो सान्या और हमेरा, ये दोनों लड़कियों ने अभी तक जम्मू में जो छोटे छोटे रिमोट एरियाज हैं, ये उन्हीं लेडीज को टारगेट करती हैं जो फर्स्ट टाइम पैड्स यूज करेंगी। जब सानिया ने हमें वीडियोस भेजी जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, उनके छोटे छोटे गांव की, तो मैंने उसको कहा कि सानिया तू ये पैड्स को पैकेट में से क्यों निकाल रही थी? तो इसने कहा कि मैम उनको ये समझा रही थी कि ये पैड्स होते हैं और इनको ऐसे लगाना है और ऐसे यूज करना है। तो शी टारगेटेड दोज लेडीज जिन्होंने, बबीता जी, पैड्स को जिंदगी में पहली बार देखा था। देखा है, तो देखा। मतलब ये हमें लगता है कि इट इज अ वेरी, यस, कि इट इज अ वेरी बिग थिंग कि हम, ठीक है वो सुनती हैं अब, क्योंकि अगर हम परिवार के साथ बैठते हैं आकाशवाणी में, किसी में भी, हर किसी में वी कैन सी द एड्स कमिंग, कि विस्पर की एड आती है, स्टे फ्री की एड आती है। तो जो बड़े ब्रांड्स है सब अपनी एड्स देते हैं। तो इसमें उनको पता तो है कि ये क्या चीज है, बट टेकिंग देम, और उन सब का ये मानना था कि दीदी आप इस बार तो दे गई, अगली बार हमारे पास कौन आएगा, ये तो महंगी चीज है। फिर उनको बताया कि जो आपके जन औषधि केंद्र हैं, जो जगह जगह पे खुले हुए हैं, वहां पे इनकी सप्लाई सब्सिडाइज रेट पे भी मिलती है। तो मतलब लोग, लेडीज जो हमारा टारगेट ग्रुप है, उनमें एक तो बबीता जी अवेयरनेस ही नहीं है अभी कि ये चीज, वो तो अभी भी यही सोचती हैं कि ये एक लग्जरी की आइटम है कि जो लग्जरी की आइटम। हमें पता नहीं, हम खरीद नहीं पाएंगे। यस, कि ये इट इज के ये हमारे बस की बात नहीं है इसको खरीदना, जितने में ये आएगा उतने में हम अपने घर का राशन ले आएंगी। दे स्टिल थिंक दैट। और कुछ उनकी वो कहती हैं कि नहीं, इससे हम सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि सैनिटाइज, जो हमारी सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, जैसे स्लम एरियाज हैं। तो मेरी मदर ने जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना शुरू किया, व्हेन शी, लुधियाना में एक जोधेवाल बस्ती करके एरिया है, वहाँ जो कचरे छांट बीनती हैं औरतें, वो वहां पे रहती हैं। तो उन, जब लेडीज को मम्मी ने एक दिन कॉल करके बताया कि वहां पे जो लेडी को उन्होंने पैड्स दिए, बबीता जी उसकी साड़ी पे जो पिछले मंथ उसको पीरियड्स आए होंगे उसके स्टेन्स लगे हुए थे। तो जब देखा, मम्मी ने बात की उससे, तो उसने कहा ना तो हमारे पास खाने के लिए पैसे हैं, और क्योंकि उस टाइम लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया था, तो बेचारी जिनका जो इनका जो डेली रोजगार था वो भी चला गया।
तो पैड्स कहाँ तक पहुंचते हैं इनके? और ये लेडीज झुग्गियों में क्या यूज करती होंगी? इन्होंने जो इनके पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स होते हैं, दे यूज दैट। उसके बाद सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है ऐसी जगहों पे कि हम इनको डिस्पोज ऑफ कैसे करें। तो डिस्पोज ऑफ के डर से कि हम इसको डिस्पोज कैसे करेंगी। अच्छा चलो, फिर इनसे पूछा कि ठीक है अगर आपने कपड़ा ही यूज करना है, कुछ कुछ एरियाज में हमें ये भी कहा उन्होंने कि हमें पैड नहीं यूज करेंगे। तो हमने इनको कहा कि अच्छा फिर कपड़ा, अगर कपड़ा यूज करना है तो साफ कपड़ा यूज करो, क्योंकि उनको तो साफ कपड़ा भी वो कहाँ से लाएं? और जब ये कपड़ा यूज करती हैं तो जो पिछले महीने का कपड़ा होता है उसको धो देती हैं, वही कपड़ा अगेन एंड अगेन दे रीयूज इट। और उसको सुखाती कहाँ पे है, क्योंकि ओपनली तो सुखा नहीं सकती, तो अपने इनके जो गद्दे होते हैं, जो बेड्स होते हैं, तो उनके नीचे सुखाती हैं। तो उनके मतलब इन आप देखो कि हिंदुस्तान में कितनी लेडीज हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट पंजाब का है, तो वहां पे अगर आप गांव, छोटे छोटे गांव में देखोगे ना, तो वहां पे इनफर्टिलिटी जो रेट होता है लेडीज का, दैट इज वेरी हाई। क्योंकि उनको जो ये हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं वो तो ये यूज ही नहीं कर पाती हैं। तो कोई ओवेरियन कैंसर, सेक्सुअल डिसीज, इसकी जो डिजीजेस होती हैं वो, और जो इनसे रिलेटेड रैशेस हो जाते हैं, ये चीजें हो जाती हैं। तो जब इनफर्टिलिटी आ जाती है पंजाब में, अभी भी देयर इज दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो वहां पे जो जब बच्चा नहीं पैदा होता है, तो जो घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं वो कहती हैं कि हमें तो वंश आगे बढ़ाना है, एंड सम ऑफ द मेन आर फोर्स्ड टू डू रीमैरिज। सेकंड तो मैरिज। सेकंड वाइफ रखने के कई इंसिडेंसेस सामने आते हैं। तो दीज आर द सोशल टैबूज एसोसिएटेड, या मिथ्स है बहुत से एसोसिएटेड है। पंजाब बेसिकली इज एन अग्रेरियन सोसाइटी। तो एक इंसिडेंट में ऐसे ही मुझे पंजाब की एक लड़की ने बताया कि दीदी जब हम हमें पीरियड्स आते हैं ना, तो हमें आइसोलेट कर देते हैं। एंड पंजाब में मोस्टली लेडीज की दिनचर्या शुरू कैसे होती है कि दूध निकालना है, वहां पे जाना है और काउस को नहलाना है, एंड दूध बेचने जाती हैं वो। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि व्हाट डू यू डू इन दीज 3 days? तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सपोज टू टच द काउस ड्यूरिंग द डेज वी मेंस्ट्रुएट। तो इससे क्या हो जाता है, मैंने पूछा। इसने कहा कि द काउस विल बिकम इनफर्टाइल। तो मतलब फिर उनको समझाया कि भाई एक जो मानसिकता है, फिर जितनी भी लड़कियां थी जो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो हमने उनको कहा कि जब भी आपने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले चीज यहीं से शुरू करनी है कि ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जो कि औरत की जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी प्रक्रिया से वो प्रकृति को, हमारे ह्यूमन रेस को वो आगे बढ़ाती है। एंड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जो हर महीने हमें आनी है। एंड हेल्दी पीरियड्स मींस नाउ द वुमन कैन बिकम अ मदर। और जब ये, मुझे तो लगता है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लोगों को लगता है कि दिस इज इम्प्योर, दिस इज अनक्लीन। तो मुझे लगता है कि अगर ये हेल्दी पीरियड्स नहीं होंगे, तो हाउ कैन अ वुमन बिकम अ मदर? असम में जैसे कामाख्या देवी मंदिर है बबीता जी, मैं वहाँ असम गई थी, एंड आई हैपन कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे वहां जाने का मौका मिला। तो इस मंदिर में तो 3 दिन कहते हैं कि मदर अर्थ मेंस्ट्रुएट करती है, और लोग पूजा करते हैं इस चीज की। इस प्रोसेस को वो पूछते हैं कि इसके थ्रू प्रकृति आगे बढ़ती है। और फिर हिंदुस्तान में जहाँ हम कहते हैं हम देवियों को पूजते हैं, तो जो देवियां मतलब पूरे ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाती हैं, तो उसी प्रोसेस को हम गंदा क्यों समझते हैं? तो दिस थिंकिंग ऑफ कि हम इम्प्योर हैं, हम अनक्लीन हैं, और लड़कियां खुद ही सोचती हैं, चलो अगर आपको आदमी कहें या हम कहते हैं कि घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें कहती हैं, नहीं, जो हमें आजकल की भी पढ़ी लिखी औरतें हैं, देर आर मेनी, कुछ तो मतलब देर आर सम ऑफिसर्स ऑल्सो जो लेडीज कहती हैं। जैसे मेरे साथ मेरे चाचा जी की बेटी रहती है, तो उसने मुझे कहा कि अच्छा दीदी, जब मैं एक दिन आई तो मैंने कहा पूजा नहीं की तूने आज? तो कहती आज मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। तो मतलब वो, मुझे लगा ये तो चीजें मेरे घर में ही चल रही हैं, कभी उसने बताया नहीं। या कभी जिस दिन मैंने नोटिस किया तो मैंने कहा कि नो, यू कैन डू पूजा पहले ये चीजें। फिर इनको हमने समझाना शुरू किया। मैंने कहा बेटा देखो, पहले जो मंदिर होते थे वो घर के बाहर होते थे। अब आजकल हम क्या करने लगे हैं, घर के अंदर ही हमने छोटा सा मंदिर बनाया होता है जिसकी हम पूजा करते हैं। तब घर के बहुत सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा होते थे। तब मैंने कहा कि नो, यू कैन डू द पूजा नाउ, क्योंकि अब वो पहले पैड नहीं होते थे।
हाइजीन थिंग्स नहीं होती थी जिससे आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से उनका ध्यान रख पाओ। तो अब तो ये चीजें हैं, तो यू कैन डू। तो अब वो मेरे घर में पूजा करती है। और मतलब बच्चों को हम जो सिखाएंगे, आई रिमेम्बर कि जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए तो हमारे तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तब एक दिन आई वॉज वेरी ओपन टू माई मदर, तो मैं घबरा गई। मुझे लगा कि मुझे पता नहीं कौन सी डिजीज हो गई है जो ये ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। तो आई वेंट टू माई मदर, तो उन्होंने समझाया कि नो, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू बी क्लीन, तुम्हें रोज नहाना पड़ता है। और अभी 2 दिन पहले जब मैं अपने गांव में गई तो वहां की हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा। तो एक लड़की ने मुझसे पूछा कि दीदी, ये 3 दिन हमें नहाना नहीं ना होता, क्योंकि हम उनको कोविड से कैसे बचना है ये बता रहे थे। तो मैं उनको बता रही थी कि कोविड के टाइम पे आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन और पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और एक औरत की जिंदगी में पर्सनल हाइजीन वो कैसे मेंटेन कर सकती है, जब वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी ध्यान रखे। तो मैंने कहा बेटा, अगर नहाओगे ही नहीं तो पर्सनल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो फिर उसने कहा कि दीदी, लेकिन हमें तो यही कहा गया कि नहीं नहाना होता। तो मतलब बच्चियों के दिमाग में अभी भी हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अभी भी वो मेंटल ब्लॉकेज है। और अभी भी वो कतराती हैं, जब बात करती हैं तो धीरे से करती हैं। मेरे पास ऑल अक्रॉस इंडिया जब वीडियोस आई तो बबीता जी, उसमें एक चीज कॉमन थी। जितनी भी लेडीज पैड्स लेके जा रही थी, वो नहीं तो अपने दुपट्टों में छुपा रही थी, नहीं तो अपनी साड़ियों में छुपा रही थी। और एक वीडियो में तो वो जो मेरी मदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो उनको कह रही थी कि आप न्यूज़पेपर नहीं लाए इसके साथ हमें देने के लिए। तो मम्मी ने उनको कहा कि यही चीज तो हमने दूर करनी है, कि हमारा पर्पस ये थोड़ी ना है कि हम तुम्हें दे रहे हैं, तो हमने यही चीज दूर करनी है। इसको बिना दुपट्टे के, बिना छुपा के लेके जाओ, और अगली बार ऐसे ही आओ। एंड व्हेन नाउ यू विल, व्हेन जब अब मेरे कोई घर जाएगा लुधियाना में, तो मेरी भाभी हैं जो छोटे भाई की वाइफ है, तो वो घर पे ही रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि दीदी, अब आपने ऐसी मुहिम चला दी है कि हमारे घर में ना अब हम लॉक नहीं लगा सकते, कोई ना कोई महिला आके बेल मार जाती है और कहती है कि हमने सुना यहाँ पे फ्री पैड मिलते हैं। तो मेरा आधा दिन तो उनको फ्री पैड देने में निकल जाता है। तो मतलब ठीक है, नाउ द लेडीज आर कमिंग, द लेडीज आर ओपनिंग अप द कन्वर्सेशंस। और ये जो मुहिम हमने दिल्ली के माइग्रेंट वर्कर्स से शुरू की थी, नोएडा की छोटी छोटी ब्रिक किल्न वर्कर्स से शुरू की थी, नाउ विद द हेल्प ऑफ मैनी पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स, नाउ इट हैज रीच टू आई थिंक पैन इंडिया। बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत विस्तार से हमें ये सारी बातें बताई। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मैंने आपकी चर्चा से 2-3 पॉइंट निकाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारे दर्शक हमें बहुत देर से देख रहे हैं, हम पहले उनसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर हम वापस से चर्चा पे आएंगे। मैं रौनक जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो फिर से हमारे श्रोताओं से, हमारे दर्शकों से जुड़े और मैम से उन्हें मिलाएं। जी बबीता जी, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने अपना प्यार भेजा है मैम के लिए। एक बार फिर से मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ मैम के लिए। मैम, नई दिल्ली से उज्जवल कुमार जायसवाल जी हैं, उन्होंने लिखा है, अमनप्रीत जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा ध्रुव के साथ में। जस्सा सिंह जी लिखते हैं, वेरी नाइस प्रोग्राम। अजीत कुमार जैन जी लिखते हैं, जय जिनेंद्र। राजू मनियार जी अहमदाबाद से लिखते हैं, बहुत खूब कार्यक्रम चल रहा है। मैम, हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी जी। मैम, आपको सुन रही है आवाज? अमनप्रीत मैम, आप हमारी आवाज सुन पा रही है? मैंने आवाज नहीं आ रही है सभी। आप देखिए मैम, आपके माइक में सब मुझे ठीक है ना? आवाज में शायद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई है। मेरी आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है मैम के साथ कुछ टेक्निकल गड़बड़ी होगी। मैम उसको देख रही है, बहुत जल्द वापस आएंगे हमारे साथ मैम। स्पीच जब तक मैम आती है, मैं दर्शकों को शिक्षा तरु के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। शिक्षा तरु हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो कि गरीब बच्चों की पढ़ाई को गोद लेती है। हमने अभी तक कुल 22 बच्चों की कंप्लीट पढ़ाई उनकी गोद ली है, उन्हें एक आसपास के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया है। उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे सारे मेंबर्स जो हैं वो वॉलंटियर्स मेंबर्स, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो उनकी पढ़ाई को ट्रैक करते हैं। हमने उनको एक एक जिम्मेदारी दे रखी है। सारे लोग उनकी पढ़ाई को देखते हैं, उनके स्कूल में जाते हैं, उनके स्कूल के टीचर से मिलते हैं। हालांकि कोविड के टाइम ये काम थोड़ा सा मंदा हो गया क्योंकि हमारे स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो सारे लोग सारे बच्चों का ट्रैक करते हैं। लगता है अमनप्रीत मैम हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैं इनको फिर से वापस लेता हूँ। हाँ,
मैम हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी। यस यस यस, हाँ। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था मैम, कुछ हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं। अजीत कुमार जैन जी लिखते हैं जय जिनेन्द्र। राजू मनियार जी अहमदाबाद से लिखते हैं बहुत खूब कार्यक्रम चल रहा है। नंद किशोर विद्यार्थी जी राउल केला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने आपको नमस्ते किया है। मनीष चौहान जी लिखते हैं कुडोस एंड बेस्ट विशेस टू अमनप्रीत पासी मैम, सी हैज बीन डूइंग वंडरफुल सोशल वर्क, कीप इंस्पायरिंग मैम। संतोष झा जी हमारे साथ हजारीबाग से जुड़े हुए हैं, इन्होंने लिखा मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड मैम। कमल उर्मिला जी उर्मालिया जी लिखती है अमनप्रीत जी को नमन। सानिया खान जी लिखते हैं अमनप्रीत पासी जी नमस्कार। दिव्या के लिखती है यू आर माई इंस्पिरेशन अमन मैम। अलिशबा लोन लिखती है यू आर डूइंग ग्रेट वर्क मैडम अमनप्रीत पासी मैम, यू आर एन इंस्पिरेशन। उज्जवल कुमार जी फिर से लिखते हैं नई दिल्ली से, प्राउड टाइम व्हेन यू वर चीफ गेस्ट इन सेम स्कूल वेयर यू पास्ड आउट। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही गर्व की बात है। कुमारी रेणुका जी पट्टा से लिखती है बहुत बहुत स्वागत है मैम। और भी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं एक बार परिचर्चा की शुरुआत फिर से हो और बबीता के पास चलता हूं। ओवर टू बबीता। थैंक यू रौनक जी। मैम मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपने बहुत सारे किस्से हमसे शेयर किए थे, तो एक किस्सा मुझे बहुत टच किया। आपने बताया कि आपके जो मुंह बोले भाई थे, उन्होंने जब आपको राखी की गिफ्ट की जो हम नॉर्मल बात करते हैं, तो उन्होंने उसके बदले में आपको वीडियोज बना के भेजे। तो मुझे लगता है कि शायद ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा राखी का उपहार होगा जो आपको मिला है, और मैं इस उपहार की तहे दिल से इज्जत करती हूँ और बहुत सम्मान देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने उपहार केवल एक बहन को नहीं भेजा, हमारे भारत की जो हजारों लाखों करोड़ों बेटियां हैं उनको समर्पित उन्होंने ये उपहार किया था। तो मैं बहुत दिल से इस बात का सम्मान करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि भारत की हर बेटी जो समर्थ है, जो खुद इस कैपेबल है कि वो खुद अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके, वो केवल एक बहन की ही इस तरह की जरूरतों को पूरा करने का अगर प्रण ले ले, तो भी हम शायद हमारे देश की जो गरीब बेटियां हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा मुझे आपकी परिचर्चा से ऐसा महसूस हुआ। बाकी आपने जो पूरे देश भर की जो चर्चाएं की कि एक बात मुझे समझ में आई, जो मैंने सीखी है अभी आपसे, कि हम अगर चाहें तो ये जो हमारा बहाना है कि हम पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचे, हम हमारे दायरे से बाहर कैसे निकले, तो इसका सबसे पहला जरिया तो शायद हमारे बचपन के दोस्त या हमारी फैमिली मेंबर्स ही पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपने साबित कर दिया, आपने अपने बैच से शुरुआत की और आपके बैच के जो आपके फ्रेंड्स थे उन्होंने ही, आप दिल्ली में थे लेकिन पूरे के पूरे देश में इस मुहिम को कुछ इस तरह से फैलाया कि ये 17 राज्यों में पहुंच के और 12 लाख या उसके भी ऊपर का आंकड़ा ये तय कर चुका है। तो ये सच में बहुत बड़ी शिक्षा हमें आपसे मिली है कि हम भी ऐसी कोई मुहिम शुरू कर सकते हैं और इस तरह से किसी भी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको और आपके सारे बैचमेट्स को और जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, आपकी संस्था को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। साथ ही मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि हम भी चाहते हैं कि हम इस मुहिम से जुड़ें, तो एक आम आदमी आपकी इस मुहिम से कैसे जुड़ सकता है, इस बारे में आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन हमारा करें। बिल्कुल बबीता जी, इस मुहिम में जैसे मैंने कहा कि हम एक से एक करके लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। अभी संगनी सहेली की वेबसाइट है www.sangnasaheli.org। फिर हमारे जो पर्सनल हैंडल्स हैं, तो अभी तक वी आर एंटरटेनिंग, जो हमें मैसेजेस आते रहते हैं। जैसे अभी हजारीबाग से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, तो मैं हजारीबाग की एक स्टोरी सुनाऊंगी। वहां पे जैसे आरती वर्मा मैंने बताया, उन्होंने हमारा पटियाला चैप्टर ऑफ संगनी सहेली बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। तो उनकी एक फ्रेंड है इशिका सिन्हा, उनके हस्बैंड हजारीबाग में मौन प्रकाश जी 2017 बैच के IFS हैं। तो इशिका ने अपने बर्थडे के एक हफ्ता पहले हमें कॉल की और कहा कि मैम मैं कैसे आपसे जुड़ना चाहती हूँ, तो आप मुझे एक तरीका बताइए। तो और मेरा बर्थडे है, मैं अपने बर्थडे पे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ। तो हमने इशिका तक सैनिटरी पैड्स पहुंचाए। प्रियल मैम ने वॉलमार्ट को संगनी सहेली के साथ एसोसिएट करवाया, तो वॉलमार्ट ने वहां तक जब पैड्स पहुंचाए, क्योंकि वहां तक पहुंचाना भी एक बड़ी समस्या थी, तो इशिका ने अपने बर्थडे वाले दिन जो वहाँ की हजारीबाग की जो बस्तियों की लेडीज थी, तो उनमें पैड्स बंटवा के, उनको मास्क बंटवा के, अवेयरनेस कैंपेन लगा के अपना बर्थडे बनाया। सिमिलर थिंग ये आरती ने की। फिर मेरी 7 साल की बच्ची है प्रिशा, तो जब उसका ये 7 साल की इस साल 14 जुलाई को हुई, तो प्रिशा को मैंने पूछा कि इस बार बर्थडे कैसे मनाओगे, तो उसने कहा कि मम्मा जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो ना, मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि बच्चा सारा दिन घर में देखता है कि क्या हो रहा है,
सैनिटरी पैड बांट रही है मम्मा और यहाँ से लोग फोन आ रहे हैं, माय हस्बैंड आल्सो वाज अटेंडिंग द कॉल्स। अब मेरे घर में जब एंटर करोगे तो पूरा ड्राइंग रूम इन चीजों से भरा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो कहते सैनिटरी पैड। तो मैंने कहा अच्छा सैनिटरी पैड होता क्या है, तो उसने कहा कि मम्मा बड़ों के डायपर होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन अभी यू आर टू स्मॉल, तो अभी आप वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यू हैव टू ग्रो अप एंड 12-13 साल का होना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा मम्मा फिर मैं ये मास्क और सैनिटाइजर बांट दूं। तो प्रिशा के बर्थडे वाले दिन जो दिल्ली के जो स्लम एरियाज थे, तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड द सैनिटरी पैड्स टू द वुमेन, और उनके बच्चों को मास्क और साबुन, मैं सैनिटाइजर से ज्यादा साबुन बांटती हूँ क्योंकि स्लम एरियाज में मुझे लगता है कि उनको साबुन की ये चीज की ज्यादा जरूरत है। तो उनको साबुन और खाने का राशन बांटा गया। और हमारे मेरे जो पर्सनल हैंडल्स हैं, अब शिक्षा तरु की मैं एक मेंबर में और बन गई हूँ, तो शिक्षा तरु के थ्रू भी मेरे साथ लोग जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही है कि अभी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज्ड हमारा अभी हुआ नहीं है। द बेस्ट वे इज के sangnissaheli.org जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एक वॉलेंटियर का भी आता है, आप वॉलेंटियर बन सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और बहुत से एनजीओज ऑल अक्रॉस इंडिया जो हमारे साथ जुड़े हैं, उसमें से एक बहुत ही सुंदर संस्था है एक प्रयास। ये दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, वहाँ ललित गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैंने देखा। और रजत भैया हैं, उनका ये एनजीओ है, मैं इन दोनों को भाई साहब कहना शुरू हो गई हूँ। जो हमारा दिल्ली में 10,000 बेड कोविड केयर फैसिलिटी है, वहां पे संगनी सहेली के थ्रू जितनी भी महिलाएं जो वहां पे पहुंच रही हैं, वहां हम उनको सैनिटरी पैड पहुंचाते हैं। और जो इनका पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जो किट्स होती हैं, जिसमें नहाने का साबुन, कपड़े कपड़े धोने का साबुन हो गया, टूथपेस्ट, टूथब्रश हो गए, तो ये जो एक प्रयास एनजीओ है, ये जब से फर्स्ट पेशेंट वहां पे पहुंचा है तब से पेशेंट्स को ये प्रोवाइड कर रही है। तो मतलब बबीता जी, यस दिस वाज द इनिशिएटिव कि हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को आगे रखा अलोंग विद दिस, क्योंकि कोविड चल रहा है। हम लोगों को उनकी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखने के लिए भी बहुत एजुकेट कर रहे हैं। तो उसके लिए देश भर से, अभी बिहार में जब फ्लड्स आए तो एक एनजीओ है उससे हम एसोसिएटेड हुए, तो उन बच्चों ने जब वीडियो भेजी, तो वो जो बोट्स थी, बोट्स के थ्रू जा रहे हैं छोटे छोटे घरों में, उनको टॉर्च बांट रहे हैं, उनको खाना बांट रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि आप हमारे सैनिटरी पैड भी लेके जाओ। तो उन्होंने जब वीडियोस भेजी तो लगा दिल्ली से उनका सामान जा रहा था, बच्चे ने कांटेक्ट किया फेसबुक पे, मैंने उसको दिल्ली में, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने उसको पैड्स पहुंचा दिए। एंड ही इंश्योर्ड कि भाई ये पैड्स अगर संगनी सहेली ने मुझे दिए हैं तो मैं वहां पे भी पहुंचाऊं। तो दिस इज हाउ कि मतलब एक जज्बा होना चाहिए कि भी मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मतलब हमारी जो ये जनरेशन है, उसने कोविड से बड़ा क्राइसिस शायद हमने ना देखा हो। और अगर हम इस टाइम पे अपने ह्यूमन रेस की हेल्प करने के लिए आगे ना आए, तो शायद हम आगे जाके ना तो अपने आप को अपनी नजरों के सामने हम अच्छे से खड़े हो पाएंगे, या ना हम अपने आने वाली जनरेशन को बता पाएंगे कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या थी। तो छोटी छोटी, जरूरी नहीं है कि अगर आप पैसों के थ्रू ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नो। आप वहां पे जो आपके घर में कोई हेल्पर आती है, आप सिर्फ उसको पैड पकड़ा दो, उसको मास्क दे दो, उसको खाना दे दो, और बोलो कि भाई ये एक अच्छी चीज है, इसको ऐसे यूज करना है। तो अगर आपने घर से ही शुरुआत कर दी और एक महिला की जिंदगी में ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया, आपके घर में जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनकी एज आने वाली होती है कि ठीक है, अब आपको पता है बच्चियों को पीरियड्स थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, तो जब आपको लगता है कि बच्चे की अब उम्र है, वो समझने लग गया है इस चीज को, तो उसको धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज में उसको समझाना शुरू कर दो। बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कॉमिक बुक्स बनाई हैं, जिन कॉमिक बुक के थ्रू वो बच्चों को समझाते हैं कि दीज आर द पीरियड्स, पैड को ऐसे यूज करना है, ऐसे लगाना है। तो मतलब उस चीज को आप इनकरेज कर सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो। नोएडा में जो पूरा यूपी में जो हमारी मुहिम चलाई गई, उसमें बहुत बड़ा योगदान है जो यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस है गौतम बुद्ध नगर के, आलोक सिंह सर, उनकी जो वाइफ है आकांक्षा सिंह मैडम। पूरे यूपी में इनकी हमें अनकंडीशनल सपोर्ट रही। नोएडा में भी इन्होंने हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी हेल्प की, और इन्होंने इसको एक कदम और ले जाते हुए नोएडा पुलिस लाइन में एक कार्यशाला तक इस्टेब्लिश कर दी, जिसमें जो वहां की जो नीडी बच्चियां हैं, वो बबीता जी खुद पैड्स बनाती हैं अब। तो
उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कर दिया कि वो खुद पैड्स बनाएंगी, खुद भी यूज करेंगी, घर भी लेके जाएंगी। और हम लोगों को ये भी कहते हैं कि जो ऐसे छोटे छोटे हेल्प ग्रुप्स हैं, आप पैड्स इनसे खरीदो, उनको रोजगार भी मिल जाए, वो सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाए, और अगर वो बनाएंगी तो यूज तो करेंगी। तो किसी भी तरीके से हमसे जुड़ें, बीट आप एजुकेशन दें, आप ऑनलाइन लिखें इसके बारे में कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। जो आपके सोशल टैबूज हैं उससे बाहर आए, लेट द कन्वर्सेशंस बिगिन। आज शिक्षा तरु के थ्रू जो हमने ये कन्वर्सेशन शुरू की है, जितने लोग इनको देखेंगे वो घर जाके किसी ना किसी से डिस्कस तो करेंगे, एक बंदे से डिस्कस करेंगे, दूसरे से डिस्कस करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। अब जब 17 राज्यों में हमने ये चीज पहुंचा दी है, निवेदिता ने मुझे बताया कि जब हम स्टार्ट ही की थी ये मुहिम, तो वहाँ के बहुत बड़े एक पुलिस अधिकारी ने निवेदिता को लिख के दिया था कि एमपी में शायद ये तब शुरू नहीं हुआ था, कि ये चीज हमारे ध्यान से निकल गई बेटा। अब मैं अपने एरिया के एसीपीज को बोल रहा हूँ कि राशन के साथ वो सैनिटरी पैड भी मुहैया कराना शुरू करें। तो इवन इफ हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो जो हमारा मेन मकसद था कि उनको ये अवेयर करने का, उनमें ये जागरूकता पैदा करने का, वो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। तो हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि जैसे कि अब तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर के, जिन्होंने 15 अगस्त को 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होके ये कह दिया कि भी हमने इतनी बहनों को सैनिटरी पैड्स पहुंचाए हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेप फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने वहां पे उस मंच पे खड़े होके 15 अगस्त को औरतों की इस चीज को, औरतों की इस नीड को सबके सामने बोला। तो अगर एक लोग लड़के कहते शायद शर्माते हैं कि हम इस बात के बारे में मदद नहीं, हम इस टॉपिक के बारे में बोल नहीं सकते हैं, तो भाई अगर आपके देश के प्रधानमंत्री ने इस टॉपिक को 15 अगस्त को बोल दिया, तो आपको शर्म की क्या जरूरत है अब। तो ही इज अ बिग बिग रोल मॉडल फॉर एवरीबॉडी। तो इसीलिए मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टॉपिक को, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ वुमेन लाइफ समझें। और जो लड़कियों के दिल में ये एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है कि हमें 15 दिन तो शायद एक औरत की जिंदगी में ये मेंटल ट्रॉमा में निकल जाते होंगे, मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, मुझे पीरियड्स आ गए, मुझे पीरियड्स ठीक होने वाले हैं। तो मतलब एक महीने में एक औरत शायद यही सोचती रहेगी। कई बच्चियों ने बताया कि दीदी हमसे स्मेल आने लग जाती है, हम स्कूल ही नहीं जाती हैं। तो वही मतलब उसकी एजुकेशनल लाइफ, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इतने अभियान शुरू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है ड्यू टू दिस फैक्ट वो कम होता जा रहा है। तो आई थिंक कि प्रशासन को और गवर्नमेंट एजेंसीज को इस चीज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि जो वुमेन जो फीमेल टीचर्स हैं, जो बच्चियां हैं, तो उनकी प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, उन प्रॉपर टॉयलेट्स हो स्कूल्स में, और प्रॉपर ये मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचे। तो इसी से आई थिंक ये बिकॉज आर इज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी और बहुत लोगों ने हमें वेलकम भी किया है, तो आई थिंक हमारा मैसेज शिक्षा तरु के थ्रू और बाकी एजेंसीज के थ्रू हमारा जरूर पहुंचेगा और हम एक पॉजिटिव चेंज ले पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सच में ये, मैं भी जैसे राइटर हूं, मैं तो एज ए राइटर मैंने बहुत सारे आर्टिकल इस विषय पे लिखे हैं ऑलरेडी। मैं काफी सालों से ऐसा करती आ रही हूँ, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स इस बारे में लिखे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी बात, कि हमारे जैसे जो लोग हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो आके ऑब्जेक्शन वहां करते हैं कि नहीं, ये तो जैसे हमारे घरों के अंदर भी ऐसा होता है, जैसा कि आपने भी बताया, पूजा नहीं करनी है, सामान को नहीं छूना है, किचन में नहीं जाना है। यहाँ तक कि ये तक भी हमारे घरों में होता है कि सूती कपड़े में तो हम हाथ नहीं लगा सकते, जो रेशमी कपड़ा या टेरिकोट कपड़ा होता है उसको हम छू लेते हैं, लेकिन सूती कपड़े को हम नहीं छूते हैं। ये सारी चीजें हमारे घरों में आज भी होती है, हमारे अच्छे पढ़े लिखे घरों में होती है। तो डेफिनेटली आज हम जो ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, इससे हमारी जो ये सोच है, इससे भी कहीं ना कहीं हम बाहर निकल के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, इस मंच से पूरा देश ये जाने कि हमारे आसाम में कामाख्या के लिए तो आपने बताया ही कि हमारे यहाँ पार्वती जी की योनि का मंदिर है। शायद सुन के किसी को आश्चर्य हो कि योनि का भी मंदिर हो सकता है, लेकिन जो आसाम में कामाख्या माँ का मंदिर है, वहां उनकी योनि ही है और उसी की हम पूजा करते हैं। इतनी पवित्र उसको माना जाता है। और एक बात और बताना चाहूंगी कि आसाम में जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो यहाँ उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है।
हमारे यहाँ इसको एसएमएज में होरू बिया कहते हैं। होरू बिया का मतलब हो गया छोटी शादी। उसे छोटी शादी के नाम से जाना जाता है और सारे रिलेटिव को और पूरे गांव वालों को बताया जाता है कि अब हमारी लड़की पीरियड्स हो गई है। तो एक फंक्शन के रूप में इसको मनाया जाता है और इतना सम्मान दिया जाता है। तो ये जो सम्मान की भावना आसाम में है, शायद ये हमारे साउथ इंडिया में भी कुछ स्थानों पे ऐसी प्रथा है। ये पूरे देश में ऐसा होना चाहिए पीते, लेकिन ये मैं हाँ बोलिए। हाँ बबीता जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ बबीता जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं बबीता जी। प्लीज आप अपनी बात रखें। मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं रौनक जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आगे क्वेश्चन आंसर का सेशन ले, और मैं फिर अपने आपको कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है बबीता जी, उससे हमारे पास आपकी आवाज आ रही है। मैं तब तक दर्शकों को ले रहा हूँ। मैम, हमारे साथ दूर विदेश से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। नेपाल से हमारे साथ सविता रानी मलिक जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आपका स्वागत किया है। वेलकम अमनप्रीत जी। दिव्या जी अयोध्या से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने लिखा है यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, कीप इट अप, कीप इंस्पायरिंग, रेस्पेक्ट, दिव्या फ्रॉम अयोध्या। हमारे साथ नागपुर से आशीष वर्मा जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने लिखा यू आर ट्रू इंस्पिरेशन मैम। हमारे पास उज्जवल कुमार जायसवाल जी ने बहुत ही खूबसूरत प्रश्न पूछा है। जरा इस प्रश्न का जवाब आप जल्दी में दे दें मैम। इन्होंने पूछा है कि यू लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट along with your lovely smiling face, what keep you so motivated? उज्जवल कुमार जी, आप जैसे लोगों की प्यारी प्यारी कमेंट्स। हाँ मैम, हमारे साथ कुछ और दर्शक हैं, हमारे पास समय भी थोड़ा कम है, मैं थोड़ा जल्दी में और दर्शकों के नाम ले लूं। रचन पाल सिंह जी हैं, इन्होंने कहा मे यू स्केल द हाइट्स। संतोष झा जी हजारीबाग से जुड़े हुए हैं, वास्तव में काफी प्रेरणादायक कहानी रही है। अपने ही शिक्षण संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाना अत्यधिक सुखद अनुभूति देती है। हार्दिक बधाई और नमन। अंकिता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने लिखा है नाइस टू सी यू मैम, यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यूथ। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक और जुड़े हुए हैं, लगता है समय के अभाव में हम बहुत सारे लोगों को ले नहीं पाएंगे। बबीता जी, हमारे पास 2-4 मिनट और जुड़े हुए हैं, मैम से एक आध सवाल और हम लोग कर सकते हैं। प्लीज ओवर टू बबीता जी। मैम आपसे इस बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं की है। अब मैं आपसे आपकी जो, क्योंकि डेफिनेटली आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने वो मुकाम हासिल किया है जो हासिल करना, मुझे लग रहा है कि क्योंकि जब हम छोटे थे या आज भी हम हमारे बच्चों से कहते हैं पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है, तो वो उस लेवल तक आप पहुंचे हो। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि हम बच्चों को किस तरह से ये बच्चों के अंदर एक जोश डाल सकते हैं कि हम देश की सेवा इस पद पे आके करें, तो ये जो परीक्षा है ये कोई हवा ना होके हम इसे आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बारे में आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हर बच्चों को मैं यही बार बार बोलती हूँ कि सबसे पहले, जैसे कि इनफैक्ट पेरेंट्स से मैं शुरू करना चाहूंगी कि जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम बच्चों को वो प्रेशर नहीं डालते हैं। अच्छा, हमारे टाइम, हमारी एजुकेशन के टाइम हमारे एग्जाम्स होते थे, हम खुद पढ़ते थे, पेरेंट्स भी हमें पढ़ाते थे, तब इतना वो हम आई डोंट नो, तब प्रेशर को प्रेशर नहीं लगता था, हम उसको एज अ प्लेजर लेते थे कि क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में ये अच्छी चीजें पढ़नी है, कुछ लाइफ में करना है, तो पेरेंट्स डांटते भी थे। आजकल तो बच्चे, अगर हमें टीचर्स भी डांट देती हैं, अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस का है, और ड्यू टू दिस कोविड, मैं कह रही हूँ कि औरतों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि एक तो उनको घर की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का भी देखना पड़ रहा है। तो वो जो उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है, वो बच्चों के ऊपर तक ना आने दें। और बच्चों को, क्योंकि जो उनकी ये एज है, जब हम उनको फ्री छोड़ेंगे कि भी यू परस्यू व्हाट यू वांट टू डू, और जरूरी नहीं है कि समाज सेवा आप एक सिविल सर्वेंट बन के ही आप कर सकते हैं। माय हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन। माय 7 साल की बच्ची है मेरी। अब मैं कहती हूँ कि उससे समाज सेवा करने के लिए ना तो कोई उम्र होती है, ना कोई अहदा होता है, ना कोई पद होता है। और समाज सेवा अगर करनी है तो बस आप निकल लीजिए, और अगर आपके दिल में ठान लिया, आप समाज सेवा कर सकते हो। यस, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिलता है, और अगर यूपीएससी स्टिल इज अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, कि इसमें अगर आप आते हैं तो आपका जो
दायरा है लोगों की हेल्प करने का वो जरूर इंक्रीज होता है। और मैं भी अगर 17 राज्यों तक पहुंच सकी तो नो डाउट ये मेरा हार्डवर्क था, मेरा जज्बा था, मेरी हिम्मत थी। और ये हिम्मत कहाँ से मिली? जो अपने ही बैचमेट्स थे, जो अपनी ही फैमिली थी, जो अपने ही फ्रेंड्स थे, और जो आप जैसी संस्थाएं थी जिन्होंने हमारा मैसेज भी पहुंचाया। और बबीता जी, अगर जैसे आपको ये मेरा कॉज अच्छा लगा, आपने अप्रोच किया और आप इसको आगे स्प्रेड कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये चीज नहीं पसंद आती, नहीं सुनते, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार ये तुमने क्या चीज शुरू कर दी। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ठीक है, हम पैसे दे देंगे, लेकिन ना हमारा नाम मत लेना। और हम कहीं ना सामने नहीं आना चाहते कि हमने इस चीज के लिए कंट्रीब्यूट किया। खाने के लिए बोल दो, जो मर्जी बोल दो। तो ये चीजें हम कहते हैं, इवन इफ आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप एजुकेटेड नहीं है, तो एजुकेटेड होना एक उस लेवल, अपना मेंटल लेवल वैसा करना बहुत बहुत जरूरी है। हार्डवर्क, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट टू क्लियर दिस एग्जाम। मेरा भी 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, और इसके पीछे भी बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। जब मेरा 1st अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो आई कॉल्ड अप माय फादर, क्योंकि मैंने बताया कि मैं 3rd तक यही कहती थी कि मुझे 3rd क्लास से यही कहना शुरू हो गई थी कि आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। तो जब पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आई कॉल्ड अप माय फादर, क्योंकि मैंने मुखर्जी नगर रहती थी, तो मैंने बच्चों को ये कहते हुए सुना था कि पापा मैं ना सुसाइड कर लूंगी। तो माय फादर न्यू कि अब अगर ये कह रही है तो शी इज वेरी डीमोटिवेटेड। तो उन्होंने कहा कि देख, अगर अगली बार ना तेरा पेपर क्लियर हुआ तो मैं तेरा सुसाइड करवा दूंगा। तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मतलब मेरे फादर को मेरे से प्यार ही नहीं है। और पापा कहते हैं कि ऐसा ड्रामा मेरे सामने नहीं करना, सिट बैक, इफ यू वांट टू क्लियर, इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, इस बार तूने मेहनत नहीं की होगी, डोंट वरी, फिर से बैठो, फिर से मेहनत करो एंड गिव योर 100% दिस टाइम। और बबीता जी, जिस दिन वो पेपर का रिजल्ट आया था, उसी दिन शाम को मैंने तैयारी फिर से शुरू कर दी थी। एंड नेक्स्ट ईयर जब पापा मेरे पास, आई थिंक मई में हमारा प्री होता है, तो व्हेन पापा केम टू सी मी, मेरा एग्जाम, हर एग्जाम दिलवाने मेरे पापा आते थे। तो उन्होंने जब कमरे में आए तो उन्होंने कहा कि तूने ये कंबल क्यों रखा हुआ है? तो मैंने कहा कि अच्छा, ये मई कब आ गया? तो मतलब दिस वाज माय डेडिकेशन, कि मुझे पता ही नहीं लगा दिन रात कौन सा महीना चल रहा है। दिस इज अ एक्चुअल स्टोरी। कि बेशक मैं वो कंबल लेके सोती थी, नहीं सोती थी, मुझे नहीं याद, लेकिन जब मेरे सामने वाले पीजी में लड़के रहते थे तो उनकी लाइट अगर 3 बजे बंद होती थी तो मैं कहती थी मेरी लाइट ना 4 बजे बंद होगी। मतलब दिस वाज माय डेडिकेशन टू स्टडी एंड टू क्रैक द एग्जाम। तो अगर आप डेडिकेटेडली लगे रहोगे और अपना हार्डवर्क करते रहोगे, एंड दिस इज द हार्डवर्क सिंस माय चाइल्डहुड। ये कोई 1 साल का, लोग कहते हैं कि उनका 1 साल में क्लियर हो गया या जैसा भी हो गया, अब मुझे नहीं पता 1 साल में कैसे क्लियर होता है, बट आई हैव स्टडीड फ्रॉम द चाइल्डहुड। मेरे में वो लगन थी। धीरे धीरे, नो डाउट कि 3rd क्लास का बच्चा क्या पढ़ेगा, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ लेते थे या छोटे छोटे मैगजीन पढ़ लेते होंगे। तब ये कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन आती थी, तो वहाँ की जो सक्सेस स्टोरीज होती थी उस मैगजीन में, आई यूज टू स्टडी दैट, आई यूज टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। तो बच्चों को मैं यही कहूंगी कि अगर सोशल वर्क करना है तो आपको कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी क्लियर कर सकते हो टू डू सोशल वर्क, बट इफ यू क्लियर दिस एग्जाम, you will get a very very greater platform, and you will be part of the machinery, you will be part of the system, to change the system or to implement the beautiful policies which our country has. हमारी कंट्री के पास पॉलिसीज की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम है कि इसको हमने जिन लोगों तक पहुंचाना है उन तक वो अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई ये पॉलिसी बनी है। अभी भी अगर आप किसी से बात करोगे, आई एम श्योर कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि जन औषधि केंद्र होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सब्सिडाइज्ड अगर राशन है वो कहाँ से लेना है। बहुत से एरियाज में तो जहां हम गए, उन लोगों को यही नहीं पता था कि अगर हमारे कोई घर बनवाएगा तो वो एक कलेक्टर बनवाएगा कि एसपी बनवाएगा। तो मतलब ये जो बेसिक जो चीजें हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जो चीजें हैं, जो नॉलेज है, अभी भी वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि वहां तक ये एजुकेशन पहुंचे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इज लिटरेसी एंड अवेयरनेस।
तो बच्चों का वो जो एंड जो आजकल की जनरेशन है, दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी टैलेंटेड, और इनके पास तो वो चीजें हैं जो शायद हमारे पास हमारे टाइम में नहीं थी। तो उन चीजों को इंस्टेड ऑफ के ट्विटर, फेसबुक और इन सोशल मीडिया पे आप अपना टाइम वेस्ट करो, इन चीजों को पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करो, एंड देन देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। थैंक यू मैम। आपसे आप जिस तरह से हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं और जितनी अच्छे आप बातें कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते रहें, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है डेफिनेटली। तो वो समय सीमा में हम लगभग अब पहुंच चुके हैं। तो मैं अब रौनक जी से कहना चाहूंगी कि वो हमारे कुछ और जो हमारे दर्शक हैं उनको ले। जी जी, बबीता जी, हमारे पास समय बिल्कुल कम है। मैं सारे दर्शकों से हार्दिक क्षमा चाहता हूं कि हम उनके मैसेजेस को नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मैं मैम से आग्रह करता हूं कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद अगर आप इन मैसेज को देखकर कुछ अगर रिप्लाई कर पाएं मैम, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बाद में आप इनको देख के रिप्लाई कर पाएं, तो दर्शकों इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। और मैम, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, पूरे शिक्षा तरु परिवार की ओर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आपके कार्यक्रम से निश्चित रूप से हमें काफी प्रेरणा मिली है, हमारे दर्शक काफी प्रेरित हुए होंगे, और जिन संवेदनशील मुद्दों पर जहां लोग खुल के बात नहीं करते हैं, आपने उसे देश के कोने कोने में पहुंचाया, और हमारे मंच के थ्रू भी काफी लोगों ने इनको जाना है, समझा है। इस बात के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो मैम और दर्शक गण, सबसे हम लोग विदा लेते हैं। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी नई दिल्ली से IRS ऑफिसर अमनप्रीत पासी जी। उम्मीद करता हूं कि उनके साथ हमारी बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी। आज हमने खास रूप से अपने होस्टिंग के लिए हमने बुलाया था अपनी वरिष्ठ सदस्य बबीता कोमल जी को, और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को संभाला। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। जिनका मैसेज हम नहीं पढ़ पाए उसके लिए हम हार्दिक क्षमा चाहते हैं। हम फिर अगले संडे ठीक इसी समय 5 बजे एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे रौनक को इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।